आप सभी को नमस्कार। आज हम सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर के अंतर्गत एम.कॉम द्वितीय सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर 3 बिजनेस लॉ यानी व्यावसायिक संनियम की इकाई 5 के व्याख्यान 1 पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शोभित वाजपेयी, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, आपके सामने आज के इस विषय से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करूंगा। इकाई 5 के व्याख्यान 1 में हमें विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना है। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जानकारियाँ जो आज के इस व्याख्यान में दी जाएंगी वे हैं विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त परिचय, दूसरा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा जिसमें गेट से WTO तक की यात्रा के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, और तीसरा हिस्सा होगा विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, और चौथा हिस्सा होगा विश्व व्यापार संगठन के कार्य। तो आज हम इन चारों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विश्व व्यापार संगठन का परिचय। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार को नियमित और व्यवस्थित करने का कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार प्रवाह को निर्बाध, अनुमान योग्य और स्वतंत्र होना भी सुनिश्चित करता है। वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर कार्य करता है। यह व्यापार नियमों की वैश्विक व्यवस्था का संचालन करता है। दूसरा, यह वैश्विक व्यापार समझौतों की सौदेबाजी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तीसरा, सदस्य देशों के मध्य वैश्विक व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे की भी व्यवस्था करता है। तथा मुख्यतः आखिरी, विकासशील राष्ट्रों की आवश्यकताओं पर सहयोग प्रदान करता है। ये इसके 4 प्रमुख उद्देश्य या कार्य या सिद्धांत समझे जा सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को मरक्कश समझौते के अंतर्गत अस्तित्व में आया। इस समझौते में उस समय 123 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और इस समझौते के फलस्वरूप गेट यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को हटाकर या उसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्य प्रारंभ किया। अब हम बात करेंगे जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गेट की। गेट का जन्म एक एडहाक स्वरूप में हुआ था, यह अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था। ये 1948 में स्थापित हुआ। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई थी। उसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की भी संस्तुति की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश ITO यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का चार्टर नोटिफाइड नहीं हो पाया। इसलिए इसके स्थान पर जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में 1948 में प्रारंभ किया गया। यह यानी गेट विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्वतंत्र व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय इच्छा के फलस्वरूप स्थापित किया गया था। इसी संस्था का अर्थात गेट का
इतने लंबे अरसों बाद लगातार वैश्विक बातचीत अनेक देशों के मध्य होती रही और अनेक राउंड की बातचीत के बाद विश्व व्यापार संगठन का उदय हुआ। गैट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, गैट के उद्देश्य क्या थे? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की प्रस्तावना में ही उसके उद्देश्य समाहित हैं। उनमें से कुछ प्रमुख बिंदु इस तरह से हैं। पहला, विश्व के संसाधनों का पूर्ण उपयोग और विकास करना। दूसरा, माल के उत्पादन और विनिमय का विस्तार करना। तीसरा, पारस्परिक हितकारी व्यवस्थाओं का निर्माण करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार शुल्कों में पर्याप्त कमी करना। और आखिरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य अवरोधों को समाप्त करना। इन उद्देश्यों के साथ गैट ने 1948 से 1995 तक कार्य किया। गैट के सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत जो गैट के हैं वो हैं: पहला, पक्षपात रहित व्यवस्था का निर्माण करना। पक्षपात रहित व्यवस्था या नॉन डिस्क्रिमिनेशन सिचुएशन जो है उसके लिए गैट में ही बातचीत की गई है। वो ये है कि मोस्ट फेवरेबल नेशन यानी सबसे अधिक नज़दीक का जो राष्ट्र होता है जिसके साथ व्यापार किया जाता है, उसे जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वही सुविधाएं अन्य देशों को भी प्रदान किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में विश्व के राष्ट्रों के मध्य व्यापार में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव उत्पन्न होता है। और गैट का मुख्य सिद्धांत यही था कि ऐसे भेदभाव को दूर किया जाए। दूसरी बात, प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन अर्थात मात्रात्मक प्रतिबंध का निषेध करना। इसका आशय ये होता है कि जो निर्यात आयात होता है उसमें माल की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उस पर अगर कोई प्रतिबंध कोई देश लगाता है तो ऐसे प्रतिबंधों का निषेध गैट के द्वारा किया जाता है। और तीसरा सिद्धांत है कंसल्टेशन या परामर्श, और इसके लिए सभी राष्ट्रों के जो प्रमुख होते हैं, सभी राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके साथ व्यापार संबंधी परामर्श किया जाता है। गैट के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जिसने 1948 से 1995 तक काम किया, उसने इन वर्षों में वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए बहुत कुछ अपना योगदान भी दिया है और उसकी बहुत सी कमजोरियां भी रही हैं जिसको दूर करते हुए WTO की स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैट की प्रासंगिकता की। गैट की जो प्रासंगिकता है वो क्या है? दरअसल गैट डिफैक्टो WTO बना रहा। कारण ये था कि 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही ये तय हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं बन पाया। इसलिए अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत गैट बना और उसने कार्य किया और वह डिफैक्टो WTO की तरह कार्य करता रहा। और इसका परिणाम यह भी हुआ कि WTO बनने के बाद भी गैट के जो नियम और जो समझौते थे वे कुछ एक संशोधनों के पश्चात निरंतर आज भी जारी हैं। यही उसकी प्रासंगिकता रही है। दूसरा, मेजर माइलस्टोन ऑफ गैट यानी प्रमुख विकास बिंदु। गैट की शुरुआत मात्र 23 देशों के साथ 1948 में हुई थी। 1956 के जिनेवा राउंड में उसमें कुल 33 देशों ने भाग लिया। 1964 में विकासशील राष्ट्रों के मंच के रूप में गैट ने अंकटाड का निर्माण किया। 1973-79 में टोक्यो राउंड हुआ जिसमें वैश्विक व्यापार के संदर्भ में चर्चा हुई। इसमें कुल 99 देश शामिल थे। इस चर्चा में प्रशुल्क, सब्सिडीज़, सीमा शुल्क, आयात लाइसेंस इत्यादि पर अनेक समझौते किए गए।
1986 से उरुग्वे राउंड प्रारंभ हुआ, जिसमें अंत समय आते आते कुल 128 देशों ने भाग लिया और इसी उरुग्वे राउंड के अंतिम परिणाम के रूप में WTO अपने अस्तित्व में आता है। यही गेट की उपलब्धता है, यही उसके मेजर माइलस्टोन है। इसी तरह गेट की कमजोरी ये है कि वस्तुतः ये एक अस्थायी रूप से निर्मित की गई संधि थी, जिसके प्रावधानों को मानना या न मानना राष्ट्रों के ऊपर निर्भर करता था और न मानने की दशा में राष्ट्रों के ऊपर वैधानिक कार्यवाही कर सकने का कोई नियमानुरूप अधिकार गेट के पास नहीं था। इसलिए उसके अनेक प्रावधान होने के बावजूद उसके क्रियान्वयन में कमी आती रही और यही गेट की कमजोरी है, जिसके दूर करने के लिए WTO का निर्माण हुआ। उरुग्वे राउंड की जो वार्ता हुई थी 1986 में शुरू हुई और 1994 में समाप्त हुई। इसमें दरअसल ये जो उरुग्वे राउंड की वार्ता है, इसी ने WTO के आधार को स्थापित किया और इसके लिए उस समय गेट के डायरेक्टर जनरल जो थे सर आर्थर डंकल, उन्होंने प्रस्ताव दिया था और वह प्रस्ताव मरक्कश में 1994 में स्वीकृत किया गया। उसे डंकल प्रस्ताव कहते हैं और उरुग्वे राउंड की वार्ताओं के बाद डंकल प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद पूरी दुनिया के राष्ट्रों ने WTO को स्वीकृत किया। WTO और गेट में क्या अंतर है? अगर हम देखें तो गेट एक अंतरिम संधि है, जबकि WTO एक स्थायी समझौता है। गेट में पक्षकारों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, जबकि WTO में सदस्य होते हैं। गेट समझौते के उल्लंघन करने वाले घरेलू कानूनों को निषेध करने के कार्य को नहीं कर पाता, जबकि WTO में WTO के प्रावधानों के विपरीत घरेलू कानूनों के निर्माण की अनुमति नहीं है। गेट कम शक्तिशाली था, उसके विवाद निपटारा व्यवस्था अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, जबकि WTO अधिक शक्तिशाली है, उसकी विवाद निपटारा व्यवस्था तीव्र और अधिक प्रभावशाली है, जिसके नियमों को या जिसके प्रावधानों को मानना सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य होता है। अब हम WTO की बात करें। WTO के उद्देश्य क्या हैं? WTO के जो उद्देश्य हैं वो हैं वैश्विक व्यापार का निर्बाध प्रभाव करना। WTO के उद्देशिका में ही इसके सारे मुख्य उद्देश्यों को बतलाया गया है और इसका सबसे पहला बिंदु है वैश्विक व्यापार का निर्बाध प्रवाह। दूसरा है वैश्विक व्यापार को स्वतंत्र बनाना, फ्री ग्लोबल ट्रेड। तीसरी बात है टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड एंड टू डेवलप रेगुलराइज सिस्टम ऑफ ग्लोबल ट्रेड, अर्थात वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नियमित करना है और उसकी नियमन व्यवस्था का विकास करना है। अगली बात आती है रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्थात जीवन स्तर में सुधार। वैश्विक जीवन स्तर में सुधार करने की बात WTO करता है। इसी तरह WTO का अगला उद्देश्य है कि विश्व में पूर्ण रोजगार की स्थिति को सुनिश्चित करना। और आखिरी बात है, इस स्लाइड की आखिरी बात है कि वास्तविक आय और प्रभावशाली मांग का बड़े पैमाने पर और पर्याप्त विकसित होती मात्रा का निर्माण करना। यह भी WTO के उद्देश्यों में से एक है। WTO के आगे उद्देश्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सुस्थिर विकास को सुनिश्चित करना है। एक संतुलित विकास जो है उसको सुनिश्चित करना है। अगली बात, माल और सेवा के व्यापार के उत्पादन का विस्तार करना है। जो माल में व्यापार है और जो सेवा में व्यापार है, इन दोनों का वैश्विक विस्तार करने का उद्देश्य भी WTO के पास है। इसी तरह सुस्थिर सतत विकास के उद्देश्य के अनुरूप
वैश्विक संसाधनों का समुचित उपयोग करना है। यहाँ पर WTO का निर्देश या उद्देश्य बहुत साफ है कि वह एक तरह से ऑप्टिमल यूज़ करना चाहता है जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं। अगली बात आती है पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना भी विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। व्यापार समझौते और सौदेबाजी के मंच के रूप में भी विश्व व्यापार संगठन कार्य करता है। इसमें मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी अनेक पक्षों के मध्य जो व्यापार समझौते होते हैं उनमें जो सौदेबाजी की जाती है उसके मंच के रूप में भी WTO कार्य करता है। इसी तरह WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के मध्य यदि कोई भी व्यापार विवाद होता है तो उसके निपटारे का कार्य भी WTO के द्वारा किया जाता है। और इसी तरह WTO विकासशील राष्ट्रों की आवश्यकता में भी सहायता प्रदान करता है। WTO के आधारभूत सिद्धांत, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वह यह है कि विश्व व्यापार संगठन पक्षपात और भेदभाव रहित कार्य करता है और इसके लिए उसके द्वारा उस विश्व व्यापार संगठन के द्वारा दो बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और वे बातें हैं, पहला, सभी व्यापारी भागीदारों और पक्षकारों को समानता के साथ अति वरीयता प्राप्त राष्ट्र का स्थान दिया जाना। हम अगर कहें तो अति वरीयता प्राप्त राष्ट्र के दर्जे से तात्पर्य होता है कि यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के लिए व्यापारिक बाधाओं को कम करता है या अपने देश के बाजार को खोलता है तो उसे वैसा सभी सदस्य राष्ट्रों या सभी व्यापारिक पक्षकारों के साथ उसी प्रकार के माल या उसी प्रकार की सेवाओं के लिए भी करना होता है, चाहे वे अन्य सदस्य राष्ट्र धनी हों, गरीब हों, कमज़ोर हों या सशक्त हों। इसे ही अति वरीयता प्राप्त राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन व्यवहार कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन के सभी व्यापारिक समझौतों में इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। पक्षपात रहित व्यवहार के अंतर्गत दूसरी बात आती है राष्ट्रीय व्यवहार, अर्थात विदेशी और स्थानीय को एक समान मानना। राष्ट्रीय व्यवहार से तात्पर्य होता है राष्ट्र देशों द्वारा आयातित माल, सेवा और अधिकारों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना जैसा कि अपने स्वदेशी माल, सेवा और अधिकारों के साथ किया जाता है। यह सिद्धांत उस माल, सेवा या अधिकार के देश में प्रवेश होने के बाद ही लागू होता है। अतः यदि किसी माल या सेवा के आयात पर सीमा शुल्क लगाया जाए तो इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि यह कर या माल सेवा के प्रवेश के पूर्व देना होता है। अगली बात आती है पारस्परिक लेन देन। पारस्परिक लेन देन के अंतर्गत प्रतियोगिता लाने के लिए नियमों पर आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था की प्रोन्नति की जाती है। इसके बाद बात आती है बाजार अभिगम। बाजार अभिगम के अंतर्गत वैश्विक व्यापार की पारदर्शिता में वृद्धि हेतु नियमों को आसान किया जाता है। अगली बात आती है फेयर कंपटीशन या स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा। विश्व व्यापार व्यवस्था का यह सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि वैश्विक व्यापार में खुली, स्वच्छ और अवरोध मुक्त प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित की जानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन और राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांतों को महत्व देता है। इसके अतिरिक्त पातन रोधी तथा आर्थिक सहायता विरोधी अर्थात एंटी डंपिंग एंड एंटी सब्सिडी नीतियां और नियमों को भी लागू किया जाता है। इन सारी चीज़ों से निष्पक्ष, भेदभाव रहित व्यापार और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है। और आखिरी बात आती है विकास और आर्थिक सुधार में प्रोत्साहन दिया जाना। विश्व व्यापार संगठन का एक प्रमुख सिद्धांत होता है कि विश्व में और विशेषकर
विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास और सुधारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और इस दृष्टि के साथ विश्व व्यापार संगठन विकासशील राष्ट्रों के साथ व्यापार व्यवस्था के समझौतों के क्रियान्वयन में लचीला रुख अपनाता है और उन्हें विशेष प्रकार की सहायता और व्यापारिक छूट भी प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं। अब हम चर्चा करेंगे विश्व व्यापार संगठन के कार्य की। विश्व व्यापार संगठन के कार्य मुख्य रूप से इस तरह से हैं। विश्व व्यापार संगठन के कार्य में शामिल हैं बहुपक्षीय व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन और उसे लागू करने के लिए आसान रास्ते की व्यवस्था करना। दूसरा, सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधी सौदेबाजी करने हेतु उन्हें मंच उपलब्ध कराना। तीसरी बात, सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधी विवाद निपटारा को प्रशासित करने हेतु नियमन और प्रक्रिया को समझने की विधियों को आसान बनाना। अगली बात, व्यापार पुनरीक्षण प्रक्रिया का प्रशासन करना। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में माल, सेवा और बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार से संबंधित क्रियान्वयन क्रियाओं का निरीक्षण और नियमन करना शामिल होता है। WTO के अगला कार्य है सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का मूल्यांकन करना और उन पर निगरानी रखना। इसी तरह विकासशील राष्ट्रों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी WTO के कार्य में शामिल है। वैश्विक व्यापार संबंधित समंकों का संग्रहण और उनका निर्गमन करना तथा वैश्विक आर्थिक शोध कराना भी विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में शामिल है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य में अगली कड़ी है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यथा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक तथा इनसे संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग करना। इन सभी कार्यों के आधार पर विश्व बैंक आज वैश्विक व्यापार व्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ बना हुआ है और विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इन वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से, नियमित रूप से, रेगुलराइज रूप से करने का कार्य किया जा रहा है। इस तरह आज हमने कुल 4 बातें चर्चा में लाई। पहली बात, विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। दूसरी बात, विश्व व्यापार संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की, अर्थात गेट टू WTO की जानकारी प्राप्त की। अगली बात, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके संबंध में हमने चर्चा की। और आखिरी बात, विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेव कैसे